नमस्कार दोस्तों, आज हम MPPSC प्री 2020 के मॉडल पेपर में पार्ट सेकंड लेके आए हैं। कल 1 से 50 तक क्वेश्चन हमने जो दिए थे उसकी अंग्रेजी में आगे 51 से 100 तक क्वेश्चन आज हमने शामिल किए हैं। हमने 1000 क्वेश्चन का टारगेट किया है जो पिछले वर्षों में एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनमें से 1000 क्वेश्चन के वीडियो हम आपको बना कर डालेंगे। इसकी सेकेंड वीडियो आज हम आपको लेके आए। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त अर्थात परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त लाया था 1892-93 में। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किससे किया गया? स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि अंग्रेजी सरकार के नीचे थे जमींदारों के साथ परमानेंट सेटलमेंट किया गया। जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया। इस जमीन को जमींदार काश्तकारों को देते थे। यहाँ पे काश्तकारों से लगान जमींदार उगाते थे और जमींदार टोटल लगान का जो है 10/11 भाग सरकार को देते थे और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। तो इस तरीके से स्थायी बंदोबस्त में जो एग्रीमेंट होता था, यानी कि ज़मीन का जो मालिक था वो जमींदार थे। तो स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार द्वारा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए, लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था 1882 में। और इसको लेके कौन आया था? लॉर्ड लिटन के समय में जो आया था 1878 में। तो कई उत्तर होगा इसका लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल भारत के, देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक भारत के गवर्नर जनरल और दूसरा है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया 1773 में। जो वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर थे वही गवर्नर जनरल बने। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से विलियम बेंटिक पहली बार भारत के गवर्नर जनरल बने। तो उसमें ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन जो है PSC में पूछा है। तो वारेन हेस्टिंग का आंसर होगा, जबकि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट आया था, एग्जाम में ही आया था मिसप्रिंट। यहाँ पर होना चाहिए था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। यदि भारत का पूछता है तो भारत के विलियम बेंटिक थे, परंतु ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं है, तो वारेन हेस्टिंग का सही आंसर होगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित। सुरक्षा प्रकोष्ठ का मतलब है, इसको रिंग फेंस पॉलिसी बोलते हैं। इसमें अंग्रेजों ने अपना जो राज्य था, अंग्रेजों का राज्य, उसके चारों ओर के जो राज्य थे, जो देश की राजाओं के, उनके साथ इस तरीके के समझौते किए थे कि किसी भी प्रकार के युद्ध या आपात स्थिति में हम आपको सैन्य सहायता देंगे। इसका उद्देश्य क्या था इनका? कि कोई भी यदि इधर से अटैक करेगा तो सबसे पहले इन राज्यों पर करेगा, खतरा इन पर होगा और ये इन्हीं की सहायता करके उस खतरे को यहीं टाल देंगे ताकि इनका राज्य सुरक्षित बना रहे। तो इस तरीके की ये जो घेरे की नीति थी, रिंग फेंस नीति, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की है, नहीं सॉरी वारेन हेस्टिंग्स के समय की है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन, तो ये कैप्टन स्लीमैन को ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जॉन, इसका आंसर है। एशियाटिक सोसाइटी ने
जो भारतीय ग्रंथों को संस्कृत से अंग्रेज में अनुवाद किया। इसने कई सारे जैसे गीता है, महाभारत और उपनिषदों का विशेष रूप से इन्होंने इंग्लिश अनुवाद किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885। एक समय भारत के गवर्नर जनरल थे डफरिन। डफरिन के समय में की स्थापना हुई। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? देखो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, जिसमें असहयोग आंदोलन को मान्यता दी गई थी, असहयोग आंदोलन को चलाने की परमिशन दी गई थी, उसमें लाला लाजपत राय ने उसकी अध्यक्षता की थी। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ये तमिल भाषा के कवि थे सुब्रमण्यम भारती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो का तात्पर्य था कि भारत की जो हिंदू संस्कृति है उसका जो सही जो आदर्श रूप है वो वेद ही है, वेदों में जो व्याख्या है। उन्होंने कहा था वेदों की ओर चलो, मतलब वेदों का पालन करो, उसके अनुसार हिंदू संस्कृति को अपनाओ। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही ये भी बात भी उन्होंने की थी। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वामी दयानंद ने कहा था ये भी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियाट हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। और एक और है नील आंदोलन से संबंधित दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक था एक। नील दर्पण, ये भी पूछा जाता है कई बार। नील दर्पण नाटक ये दीनबंधु मित्र का था और ये भी नील आंदोलन से संबंधित था। तो जो हिंदू पैट्रियाट था वो हरीशचंद्र मुखर्जी का था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 का जो संग्राम था उसका प्रतीक था कमल और रोटी। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर के या सनातन धर्म या हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? तो ये लॉर्ड एलनबरो को दास प्रथा की समाप्ति के लिए जाना जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। ये आज भी आर्य समाज के जो मंदिर हैं वो इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं। ये विशेष रूप में धर्म सुधार से जुड़ा हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती इंटरकास्ट मैरिज को बहुत प्रमोट करते थे। इन्होंने अपनी लड़की की शादी भी इंटरकास्ट कराई थी। तो अभी भी आप देखेंगे आर्य समाज के जो मंदिर हैं वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए काफ़ी प्रमोट करते हैं और शादियाँ कराने का ही मुख्य इनका कार्य है आज भी। ब्रह्म समाज ये राजा राम मोहन राय संबंधित है। राजा राम मोहन राय। ये प्रार्थना समाज और बहुजन समाज ये अलग चीज़ है, ये इनका नहीं संबंध है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन से जो रेडियो पर संबोधन किया था उसमें गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला था। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो जी उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये इंदौर। 32 लाख में भी अधिक जनसंख्या इसकी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हरदा। 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है तो ये इंदौर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात ये 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं और पूरे देश के स्तर पर 1000 पर 940, ये पूरा इंडिया का है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ये तुर्की में है और इसकी लवणता 330 प्रति हजार
1000 ग्राम में 330, सॉरी 330 है ये, 330। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ। 1859 में सुएज नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, ये भी कई बार पूछा है। और 1869 में बन के कंप्लीट हुई। ड्रकेनबर्ग पर्वत है, देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप का साउथ का मैप, तो उसमें ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आप देखो यहाँ पर ये ड्रकेनबर्ग पर्वत पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो गया ए। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड में बहुत सारी झीलें पाई जाती है, विशेष रूप में इनको हिमानी झीलें बोला जाता है। हिमानी झीलें, हिमानी मतलब बर्फ की, जहाँ पे बर्फ जमी हुई है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? देखो ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ पर है? साउथ अमेरिकी महाद्वीप में, बिल्कुल इक्वाडोर। ये देखो आप, ये इक्वेटर के ऊपर है ये देश। यहाँ पे एक नदी है ओरिनिको, ये देखो आप, ये वेनेजुएला का मैप है। ये ओरिनिको नदी है जो इधर अटलांटिक सागर में अपना जल गिराती है। और इसकी एक सहायक नदी है कैरोनी, ये देखो कैरोनी। इस कैरोनी पर एंजल फॉल बना हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल, जो कैरोनी नदी पर है। और कैरोनी नदी की सहायक है ओरिनिको की। तो कई बार क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर है। कई बार तो कैरोनी दे रखा होता है, कई बार ओरिनिको नदी भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो जो भी दिया हो। तो साउथ अमेरिका में देख रहे हैं वेनेजुएला, वेनेजुएला में ये नदी है कैरोनी, ओरिनिको की सहायक है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात बना हुआ है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कोरोनी या कैरोनी हो गया। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, देखो सूर्य के जो सबसे नज़दीक के जो 2 ग्रह हैं, इसको आप देखो थोड़ा बढ़ा के, तो पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। ये सूर्य के नज़दीक के 2 ग्रह, इनका एक भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद तीसरा पृथ्वी, इसका एक उपग्रह है। इसके बाद ये देखो मंगल, इसके 2 उपग्रह हैं, एक उपग्रह ये, उपग्रह ये। इस तरीके से आप देखेंगे कि बुध और शुक्र, मर्क्यूरी और वीनस, इनका एक भी सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र, इनका एक भी उपग्रह नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? देखो इक्वाडोर में है ये इक्वाडोर है, साउथ अमेरिका में ही। यदि आप देखें पीछे वाले क्वेश्चन में, देखो 1 मिनट बताता हूँ, यहाँ पर इक्वाडोर है। ये इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी है। ये देखो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। और ध्यान रखना एक ऐसी राजधानी है क्विटो जो भूमध्य रेखा पर स्थित पूछता है इक्वाडोर। इक्वाडोर में ही माउंट कोटोपैक्सी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में बायोटेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण की अनुमति दी गई। अखिल भारतीय खेल परिषद में किसे शामिल किया गया है? सुशील दोषी। देखो ये पत्रकार, खेल पत्रकार हैं ये, और हिंदी के क्रिकेट कमेंटेटर, पहले इंटरनेशनल हिंदी में कमेंट्री करने वाले ये पत्रकार हैं सुशील दोषी। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, इंदौर के निवासी है। कई बार इनके बारे में पूछा गया। इनको अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया इस बार। सुशील दोषी। लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हुआ, वह मध्य प्रदेश के किस क्रम के राज्यपाल हैं? ये 28वें नंबर के हैं और 29वीं हैं आनंदीबेन पटेल जो अभी
राज्यपाल है यूपी और एमपी की। ये 28वें थे लालजी टंडन, इनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के वन, वन्य प्राणी और पर्यावरण की प्रति जागरूकता एवं संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण संरक्षण अभियान। प्रदेश के आदिवासी बुनकरों के आर्थिक उत्थान के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो ये है वन धन योजना। कस्टम लिहाज के मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो ग्वालियर का अहिल्याबाई होलकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पे कस्टम के हिसाब से, कस्टम मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आयात निर्यात, उस पर कस्टम्स लगती हैं। तो उसके लिए इंदौर है, सॉरी इसका सही उत्तर हुआ इंदौर, देवी अहिल्याबाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानसिक पुनर्वास केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इसका ऑप्शन है भोपाल में इंटरनेशनल लेवल का एक दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए, जो मानसिक दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके पुनर्वास के लिए एक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, ये भोपाल में। स्किल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है, ये इंदौर में। आप देखो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, एक कॉलेज है, एक ही के अंदर स्किल यूनिवर्सिटी को प्रस्तावित है, ये डेवलपमेंट किया जा रहा है इंदौर में। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के कैंपस में ही इसका निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी कर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने वाला देश का पहला नगर निगम होगा? तो ये है इंदौर। इंदौर नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी किए हैं सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के लिए। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम ई वेस्ट क्लिनिक संचालित करने वाला देश का पहला नगर निगम हुआ? ये भोपाल। देखो ई वेस्ट क्या होता है, जैसे मोबाइल है ना, टेलीविज़न है, एलईडी है, इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये इनके गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बीएमसी यानी कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इन दोनों ने संयुक्त रूप से ई वेस्ट क्लिनिक संचालित की है, जो घरों से या कचरे की साइट के इस तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज होगा इसको कलेक्ट करेंगे। तो इसका उत्तर होगा भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष जजों की रिटायरमेंट की एज है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। एक कंसेप्ट जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है फंड बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखना कि संविधान में कोई ऐसे परिवर्तन ना किए जाएं जो बेसिक स्ट्रक्चर में ही परिवर्तन हो जाए, या संविधान का कोई उल्लंघन ना करे, तो इसके लिए, या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो उसकी भी रक्षा के लिए किसके पास जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट। तो इन्हीं सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? देखो ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब विधानमंडल का सत्र ना हो और कोई कानून बनाना बहुत आवश्यक हो, तब राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाएंगे। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। यदि केंद्र में ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया तो संसद इसको पास करेगी, और राज्यपाल द्वारा किया गया तो राज्य की विधायिका इसको पारित करेगी। तो किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? राज्य की विधायिका द्वारा। यदि राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी किया होता तो संसद के द्वारा। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी करते हैं और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है राज्यपाल को? तो अभी हमने देखा 213 आर्टिकल के तहत। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल यह है 3 वर्ष। 2019 में मानवाधिकार आयोग अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। पहले ये 5 वर्ष था,
एक 5 वर्ग को घटा के अब कितना कर दिया गया, 3 वर्ग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम, ये थी रोज बैचू। भारत के मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है, मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। ये दोनों ही अधिकार हैं, विधिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। संविधान में भी इसकी चर्चा की गई है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी इसकी चर्चा की गई। एक बार MPPSC ने ये क्वेश्चन पूछ लिया और इसका उत्तर क्या दिया उन्होंने, विधिक अधिकार। एक बार UPSC ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया और उसका उत्तर क्या माना उन्होंने, संवैधानिक अधिकार। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। MPPSC इस उत्तर को सही मान चुका है तो हम इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। UPSC इस उत्तर को सही मान चुका है तो यदि कभी UPSC से संबंधित किसी एग्जाम में बैठे तो आप उसका ये उत्तर मान सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का वीडियो बहुत जल्द हम आपके लिए लेके आएंगे।